अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो आप लोगों ने वैसे पढ़ा होगा कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का जो है ना एक माइटोकॉन्ड्रिया का एक मैट्रिक्स होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक साइटोप्लाज्म वाला जो है ना वो होता है। तो ये देखिए ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो है ना मैट्रिक्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, इधर से लेकर इधर तक, इधर से लेकर इधर तक, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्मिक वाला साइड है माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि हमारे पास सेल में बहुत सारे ऑर्गेनील्स होते हैं ना, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइटोप्लाज्म वाला जो स्पेस होता है ना, वहां पे हमारे पास ये वाला साइड होता है। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा है कि अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें जो ये NADH हमने बनाया था, अगर आप लोगों को याद हो, कल परसों मैंने बताया था, परसों नहीं बल्कि तरसों, जब हम ग्लाइकोलाइसिस कर रहे थे, उसमें हमने एक NADH बनाया था। वो NADH मैंने कहा था कि ये हम जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डाल देते हैं, ये वो NADH है जो हमने परसों पढ़ा था। ठीक है, तो वहां से ये NADH आके ये अपना हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इस NADH डिहाइड्रोजिनेज जो कॉम्प्लेक्स 1 है, इसको दे देगा। इसको मैं कॉम्प्लेक्स 1 भी कहता हूँ और NADH डिहाइड्रोजिनेज भी कहता हूँ। यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन निकाला, वो हाइड्रोजन इसको दे दिया, हाइड्रोजन इस साइड पे आ गया हमारे पास, और इलेक्ट्रॉन जो था वो सीधा नीचे आ गया। ठीक है ना, तो ये वो वाला NADH है जो ग्लाइकोलाइसिस वाला पाथवे से हमने लिया था। अब इसके अलावा जो हमारे पास एक है सक्सिनाइड डिहाइड्रोजनेज, जो अभी हमने पीछे पढ़ा कॉम्प्लेक्स 2, ये वाली जो हमने बात की, ये इधर से हमने FADH2 बनाया ना, तो यहाँ पे हमने FADH2, ये तो यहाँ पे भी एक जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन ये फेंकेगा ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। इसी तरह ग्लाइसिरोल फास्फेट शटल हमारे पास ना माइटोकॉन्ड्रिया के, आप लोग ये डायग्राम जो है ना आप लोग कर लो, ये फॉर एग्जांपल अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो है ना, यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह ड्रा करूं, यहाँ पे दो शटल्स होते हैं, दो दरवाजे होते हैं। एक को मैं कहता हूं मिलेट शटल, ये मिलेट शटल है, और इसको मैं कहता हूं ये ग्लाइसिरोल फास्फेट शटल, ये वाला, ये जो दरवाजा है, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये जो NADH बनते हैं ना, तो ये हम माइटोकॉन्ड्रिया में जाके फेंक देते हैं, लेकिन ये NADH जो होता है ना, ये अंदर टोटली नहीं जा सकता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अंदर फेंक देता है, और इधर माइटोकॉन्ड्रिया के इन साइड पे जो है ना हमारे पास NAD वहां से पहले से मौजूद होता है, लेकिन जो बाहर वाला NADH या FADH होता है ना, वो अंदर इस दरवाजे को क्रॉस नहीं कर सकता है। इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे नेचर ने खुद एक वो बनाया हुआ है कि यहाँ पे अपने होंगे। ठीक है ना, ये वाला बाहर नहीं जा सकता और बाहर वाला अंदर वो नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे जो बाहर से जो NADH या FADH बनते हैं ना, तो वहां अपना इलेक्ट्रॉन आके इस शटल के थ्रू अंदर डाल लेते हैं, और यहाँ पे NAD खड़ा होता है, वो NADH में कन्वर्ट हो जाते हैं और आगे चला जाता है। ये हमारे पास मिलेट शटल में ये होता है, लेकिन ग्लाइसिरोल फास्फेट शटल में यहाँ पे हमारे पास FADH, ये FADH2 आता है, ये वाला, ये आके यहाँ पे हमारे पास FAD जो है ना वो यहाँ पे रेडी रहता है, FAD। ठीक है, FAD, अब ये FAD यहाँ पे खड़ा होता है, FADH2 आ गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसको दे दिया FADH को, वो FADH2 में कन्वर्ट हो गया और चला गया। ठीक है ना, तो ये जो ग्लाइसिरोल फास्फेट शटल है ना, ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का जो सरफेस होता है ना, इनके ये जो दरवाजे हैं, इनके नाम है। ठीक है ना, इसी तरह मिलेट शटल और इसी तरह ये ग्लाइसिरोल फास्फेट शटल। ठीक है ना, तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है, आप लोग कहेंगे कि यार ये ग्लाइसिरोल फास्फेट शटल कहाँ से आ गया, तो ये बेसिकली इसका वो नाम है। ठीक है, अब एक यहाँ से मतलब FADH2 जो है ना वो आता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन फेंकेगा इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, और एक फैटी एसाइल को ए डिहाइड्रोजनेज, ये आगे हम पढ़ेंगे, सही है, वे वैसे आगे आ रहा है, तो यहाँ से भी FADH2 अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा और इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ये सारे इलेक्ट्रॉन खुल मिला के इकट्ठे होके आ जाएंगे, और हमारे पास को एंजाइम Q, जिसको हम यूबिक्विनिन कहते हैं, इसको आके स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, जैसे ये कोएंजाइम क्यू को स्टिमुलेट करेगा, अब आप लोगों को पता होना चाहिए, पूरे का केमिस्ट्री में अगर देखा जाए ना, तो ये FADH2 तीन जगहों पे बन जाते हैं। एक ये ग्लाइसिरोल फास्फेट शटल, एक सक्सिनाइल
सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो कॉम्प्लेक्स 2 है, एक फैटी एसाइल को ए डिहाइड्रोजिनेज, ये 3 जगहों पे FADH2 बनते हैं, ठीक है ना। बाकी हमारे पास और भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि और भी होंगे, क्योंकि यार जो मैंने पढ़ी है मुझे कहीं और नजर नहीं आया। तो ये 3 जगह हैं, बस आप लोगों ने भी ये ज़हन में एग्ज़ाम के लिए और अपने MBBS के लिए ये 3 जगह आपके लिए काफ़ी है कि FADH2 जो होता है ना वो इन 3 जगहों से आते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पूरे डिटेल में बताऊंगा, बस सिर्फ ज़हन में ये रखना है। जैसे ये यूबिक्विनिन ये जो कोएंजाइम क्यों है, ये स्टिमुलेट हो गया, ये स्टिमुलेट हो गया, अब सारे इलेक्ट्रॉन आके हमारे पास जो साइटोक्रोम BC1 है, जिसको मैं कॉम्प्लेक्स 3 भी बोलता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 2 है, ये कॉम्प्लेक्स 3 है। अब ये आके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके इसको स्टिमुलेट किया, यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वाले साइड पे जितने भी प्रोटॉन थे वो इस साइड पे आ गए, ये हाइड्रोजन, सही है, ये प्रोटॉन। अब यहाँ से प्रोटॉन आके इस साइड पे आ गए। अब जो ये इलेक्ट्रॉन इसने साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स 3 को स्टिमुलेट किया, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन आके इसने साइटोक्रोम C को स्टिमुलेट, साइटोक्रोम C जाके हमारे पास ये जो साइटोक्रोम A3 है, जिसको मैं कॉम्प्लेक्स 4 कहता हूँ, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन आए वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके O2 के साथ मिले, हमारे पास O2 जो है ना वो डायरेक्ट H2O में कन्वर्ट हो गया, पानी बन गया। और जितने भी प्रोटॉन थे इस साइड पे, सेल के अंदर भी हमारे पास कुछ प्रोटॉन होते हैं, वहां पे बन जाते हैं, वो प्रोटॉन सारे लेके मैंने इस साइड पे लेके आया, ठीक है। अब सारा प्रोटॉन इस साइड पे आ गया। अब ये सारा सीन चलता रहता है, बड़ी मतलब सीधी सीधी बातें हैं, ये चीज इसमें वो इलेक्ट्रॉन इस इनर साइड पे आ जाते हैं, प्रोटॉन उस साइड पे चला जाता है, ठीक है ना। अब प्रोटॉन इस साइड पे आ गया, अब पानी बना हमारे पास, ठीक है ना। अब इस जहां पे हमारे पास अब प्रोटॉन ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं, यानी प्रोटॉन ग्रेडियंट उसको बोलते हैं ना कि आप अगर हाई चीज को जो है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा है ना ये प्रोटॉन देखे, अब ज्यादा चीजों से लेके मैंने कम चीज की तरफ लेके जाना है, यानी यहाँ पे अब ज्यादा है, मैंने कम वाली जगह पे लेके आना है, यहाँ पे प्रोटॉन कम है ना, अब मैं इसको दोबारा लेके आऊंगा। तो मैंने हाई से लेके लो की तरफ सारी चीजों को लेके जाने, इसको मैं कहता हूँ प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब यहाँ पे तो प्रोटॉन मतलब बहुत ज्यादा है, अब ये प्रोटॉन मैंने इधर से लेके अब दोबारा इस साइड पे लेके आना है। अब यहाँ पे मुझे फायदा क्या होगा कि मैं इस सारे प्रोटॉन को एक साइड से तो मैंने इधर लेके आया, जमा किया एक साइड पे, लेकिन अब मैंने तो जमा किया, अब दोबारा मैंने इस साइड पे दोबारा क्यों लेके आना है, इससे मुझे फायदा है। फायदा ये है क्योंकि मैं जब भी ये प्रोटॉन इधर से लेके इधर वापस लेके आता हूं, तो यहाँ पे हमारे पास ना एक ये है F0 F1 ATP सिंथेस, यहाँ पे हमारे पास ATP की सिंथेसिस होती है। यहाँ पे सारे प्रोटॉन आएंगे, जो F1 है वो ADP यहाँ पे रेडी रहती है, ADP जो है ना वो ATP में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास इस प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से हाई कंसंट्रेशन से मैंने लो कंसंट्रेशन की तरफ प्रोटॉन लेके गया, अब यहाँ पे हमारे पास इसी वजह से हमारे पास ATP बनेगी, और इसको मैं कहता हूँ F0 F1 ATP सिंथेस, हमारे पास ATP बन जाती है। यही वजह है जो आपकी जो ATP है ना, आपके जिस्म के आपके हर सेल का, आपके आपके जिस्म का जो हर सेल है, यानी आपके जिस्म में तो करोड़ों सेल है, उन करोड़ों सेल में से एक सेल में, हर एक सेल में ये सीन चलता रहता है, हर एक सेल में इसी तरह ATP बनती है। और ये ATP जो है ना बेसिकली 100% आपके पास ATP नहीं बनती है, आपके पास जो ATP बनती है ना वो तकरीबन आपके पास 50% ATP बनती है, 50% जो है ना वो हमारे पास हीट बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास 50% ATP बना है, 50% हीट बना है। ये आपका जिस्म का जो हीट है, ये जो टेम्परेचर है, ये बेसिकली यहाँ पे ये टेम्परेचर बन जाता है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर ATP का जो 50% तो ATP बना, लेकिन आपके जिस्म का जो टेम्परेचर बनता है, क्योंकि ये तो हर सेल में होता है ना, ये सीन जो है ना वो हर सेल में चलता रहता है, इसी वजह से आपका बॉडी जो टेम्परेचर है ना वो तकरीबन नॉर्मल कितना है, 37 समथिंग है। इसी तरीके ये जो टेम्परेचर बनता है वो बेसिकली यहाँ से बनता है। तो 50% ATP बनी, 50% हीट बना, ठीक है। तो ये हमारे पास ये ATP अब बना, हमारे पास ये ATP ADP ट्रांसलुकेज है, यानी ATP इधर से वापस चली जाती है और ADP आ जाती है, ATP चली जाती है, ATP इसलिए इसको मैं कहता हूँ ATP ADP ट्रांसलुकेज, ट्रांसलुकेज।
एटीपी चली जाती है, एटीपी यूज हो जाती है, एटीपी वापस आ जाती है, दोबारा यहाँ पे खड़ी होती है और एटीपी का जो है ना सिंथेसिस दोबारा हो जाता है और इसी तरीके से ये सीन चलता रहता है, ठीक है ना। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बात करूं, फिर मैं जो है ना उसकी तरफ चला जाऊंगा। ये हमारे पास ना कुछ अनकपलर्स हैं कि हमारे पास जो है ना ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट जो हमने जमा किया है, क्योंकि इसको हम पहले इनको ऐड कर देते हैं, जमा करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, फिर इकट्ठा लेके जाते हैं और इस इकट्ठा लेके जाने की वजह से तो हम एटीपी बना देते हैं। हमारे पास कुछ अनकपलर्स है, वो क्या करते हैं कि ये जो अन प्रोटॉन है इनको जमा नहीं होने देते, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं। तो अब हमारे पास तो एटीपी बनेगी नहीं, इसको हम कहते हैं अनकपलर। अनकपलर में हमारे पास कुछ चीजें हैं, जैसे कि हमारे पास एस्पाइरिन है जो डिस्प्रिन के नाम से जाना और पहचाना जाता है। ये अगर हाई डोज में कोई भी खा ले, ठीक है ना, कोई भी खा ले हाई डोज में, तो ये हमारे पास अनकपलर कर देता है। अनकपलर का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने बताया कि प्रोटॉन ग्रेडियंट है, यहाँ पे हम पहले जमा कर देते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा लेके जाके इसके थ्रू हम एटीपी बना देते हैं। अब ये इनको जमा नहीं होने देंगे, यहाँ पे प्रोटॉन आएंगे, इधर से प्रोटॉन आएंगे और ये इधर लेके जाएंगे, लेके जाएंगे, इधर से आएंगे लेके जाएंगे, इधर से आएंगे लेके जाएंगे, लेकिन जमा नहीं होंगे, ठीक है ना। अब जमा करते हैं फिर जाके हमारे पास एटीपी बनती है, लेकिन जैसे आप लेके जाओ, अब तो एटीपी नहीं बनती है, पहले हम 50% एटीपी बना रहे थे, 50% हीट बनता था। अब हमारे पास तो 50% एटीपी नहीं बनती है, अब इस 50% जो हीट बनता था, अब 100% हीट बनेगा, क्योंकि 50% तो पहले हम एटीपी बनाए थे, एटीपी तो नहीं बन रही है, तो अब हमारे पास 100% जो है ना हीट बनेगा। और जब हीट प्रोड्यूस होगा तो हमारे पास टेम्परेचर होगा, और ये टेम्परेचर 100 के अबाव हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत हाई टेम्परेचर होता है, इसलिए जब कोई भी बंदा एस्पाइरिन की हाई डोज कर ले तो उसको जो है ना टेम्परेचर होता है। आप लोगों ने देखा होगा कोई छोटे बच्चे होते हैं ना, वो डिस्प्रिन गोलियां, क्योंकि ये आउट द काउंटर मिलती है ना, ओटीसी ड्रग्स है ये एस्पाइरिन। तो बच्चे जो है ना ये समझ लेते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये टॉफी है, तो वो खोल के ना एक खा लिया, फिर दो खा लिया, फिर तीन खा लिया, इसी तरीके से जो है ना बहुत ज्यादा खा लिया और स्पाइरिन की ओवरडोज हो गई। बच्चे को आप क्या हॉस्पिटल लेके आए और आप जो है ना उसको आपने टेम्परेचर देख लिया, आपने टेम्परेचर देख लिया, टेम्परेचर तो बड़ा हाई है, तो आपने इनसे पूछा कि इसने कुछ खाया है कि नहीं खाया, तो शायद वो आप लोगों को उनके पेरेंट्स जो होते हैं और ये जिसने लाया होता है वो बता रहे कि हाँ इसने कोई एस्पाइरिन गोलियां खाई है। तो आपको उधर से पता चला कि हाँ एस्पाइरिन गोलियां खाई है, इसका मतलब है हाई डोज पे एस्पाइरिन खा लिया, इसलिए टेम्परेचर हाई हुआ है। क्योंकि अब तो अनकपलर है, एस्पाइरिन तो अनकपलर है, वो तो प्रोटॉन इनको इधर इकट्ठे नहीं देते, वो तो यहाँ से निकाल के यहाँ लेके आते हैं। और जो है ना पहले तो 50% एटीपी बनती थी, अब वो एटीपी नहीं बन रही है, और 50% जो पहले जो 50% एटीपी बनती थी, 50% हीट बनता था, अब एटीपी नहीं बनती थी, अब 100% हीट बनता है। इसी वजह से जो है ना इनको टेम्परेचर होता है, सही है। तो ये एडल्ट में भी हो सकता है, ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार बच्चों में होगा, बड़ों में भी है, ठीक है ना। दो अगर बड़े बंदे भी आप एस्पाइरिन खा ले और हाई डोज पे खा ले तो जाहिर सी बात है वहां पे भी ये सीन होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अनकपलर। इसके अलावा हमारे पास जो है ना तरमुजिनिन है, ब्राउन एडाइपोस। मोस्टली लड़कियां जो है ना ये चीजें खाती है वजन कम करने के लिए। लड़कियां ये समझते हैं कि मैं ये तरमुजिनिन जो है ना ये ब्राउन एडाइपोज में खा लूंगी, मैं जो है ना हमारी जो बॉडी वेट है मैं उसको जो है ना वेट जो है ना वो कम कर दे। लेकिन ज्यादातर लोग जो है ना ये वेट लॉस करने के लिए ज्यादातर लोग यूज करते हैं, स्पेशली गर्ल्स। तो बेसिकली वो अपने साथ नुकसान करते हैं, इसलिए नुकसान करते हैं क्योंकि यार वो आपका तो एटीपी बनेगा नहीं, एटीपी बनेगा नहीं, आपके जो ग्लूकोज आपके जो एडाइपोज टिश्यू है वो तो टूट जाएंगे, तो वजन तो कम हो जाएगा। लेकिन बेवकूफी है ये, आप लोगों ने ये काम नहीं करना है, क्योंकि ये तो अनकपलर है। अनकपलर इसलिए क्योंकि यहाँ पे तो प्रोटॉन इनको जमा ही नहीं देते, पहले तो एटीपी बनती थी, अब एटीपी नहीं बन रही, अब 100% तो जो है ना टेम्परेचर है। तो जाहिर सी बात है जब 100% टेम्परेचर होगा तो बंदा तो अल्लाह को प्यारा भी हो सकता है। तो ये जो है ना आप लोगों ने ये ज्यादातर बेवकूफी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये देखें ना, एनर्जी लॉस्ट, हीट विदाउट एटीपी सिंथेसिस, ये अनकपलर्स है सारे, सही है। तो आप लोगों ने ये काम नहीं करना है और बाकी आप लोगों ने आगे भी बताना है, ठीक है।
तो ये कुछ अनकपलर्स थे, इसके बारे में हमने बात की। ये बड़ा अहम वो चीजें हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। एस्पायरिन के बारे में हम फार्माकोलॉजी में दोबारा पढ़ेंगे, और यही चीज वहां पे भी एक्सप्लेन की है जो मैंने इधर बताई है, ठीक है ना, एग्जैक्टली यही चीज है। समझ आ गया? इसके यस अलावा, सर। इसके अलावा जो है ना, अब हम आते हैं, हमारे पास कुछ चीजें है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल बारबिचुरेट्स है। बारबिचुरेट्स हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में, बेंजोडाइजेपिन और बारबिचुरेट्स, ये ड्रग्स है हमारे पास, इंसुलेटिक ड्रग्स है, ठीक है। ये हमारे पास NADH, ये जो कॉम्प्लेक्स वन है ना, इनको इनहिबिट कर देता है। अगर आप हाई डोज में बारबिचुरेट्स ये ड्रग्स खा लें, सही है, तो ये जो बारबिचुरेट्स है, ये आके आप इस NADH, ये कॉम्प्लेक्स वन को इनहिबिट कर देता है। ये इनहिबिट होगा, आपका जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना, ये थोड़ा सा मतलब स्लो हो जाएगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, और आपका और RBC और ब्रेन को तो हर टाइम एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास ये बारबिचुरेट अगर आप हाई डोज पे ले लेते हो, तो आपके कॉम्प्लेक्स वन बंद हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, ये इनहिबिट हो जाएगा, और ये जो चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास रिटिनोन है, ये इंसेक्टिसाइड्स है। इंसेक्टिसाइड ये है कि इससे हम इंसेक्ट्स मारते हैं। अब ये जो चीज है ना, ये भी हमारे पास आके इस NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स वन को इनहिबिट कर देता है। ये जो कॉम्प्लेक्स वन है ना, ये इंसेक्टिसाइड को इनहिबिट कर देता है। आपको कुछ केस कुछ यूं दे सकता है, जो केस सिनेरियो टाइप वो दे सकते हैं, वो ये है कि एक बंदा है, वो खेत में काम कर रहा था, वो जो है ना, फिर बाद में वो हॉस्पिटल लेके आया। हॉस्पिटल में जो हमने देखा, उसको सलाइवेशन, लिग्रिमेशन और डायरिया, यूरिनेशन, ब्रेडिकार्डिया वगैरह वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें उनको जो है ना हो रही है। आपने देखा, आपने उससे पूछा, उनके घर वाले या जो जो पेशेंट के साथ जो आए हैं, वो बताएंगे कि यार जब हम सुबह गए, सुबह ही खेत के लिए गया, हम गए, बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन जब हम दोपहर को गए, ये वहां पे बेहोश पड़ा था। आपको समझ आ गई है कि ये खेत में काम कर रहा था। खेत में ज्यादातर लोग जो है ना, वो स्प्रे करते हैं इंसेक्ट मारने के लिए, वो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ना। अब वो तो खेत में काम कर रहा था, और उसने जो है ना, जैसे खेत में काम कर रहा था, उससे जो है ना, वो जो चीजें निकलती है, धुआं टाइप, वो इसके नाक में, और फिर इनहेल किया, और धीरे धीरे जो है ना, वो अंदर चला गया, ब्लड में आया, ब्लड में क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो आपके हर सेल में चलता रहता है, और ब्लड वो आपने इनहेल किया, ब्लड में चला गया, ब्लड आपके हर सेल में चला जाता है, हर सेल में आपका ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है, वहां पे आके इसने इस कॉम्प्लेक्स वन को इनहिबिट किया। जब इसको इनहिबिट किया, ये सारा सीन चलता नहीं रहेगा, आपका जो है ना काम खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ये एक चीज थी। जो सबसे अहम वो ये है कि वो पूछ सकते हैं कि जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फोर है ना, ये कॉम्प्लेक्स फोर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये एक एंजाइम है यहाँ पे। ये जो कॉम्प्लेक्स फोर है ना, हमारे पास साइनाइड पॉइजनिंग होती है, वो आके इसको इनहिबिट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इस ये जो कॉम्प्लेक्स फोर है ना, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, यहाँ पे जो इस एंजाइम के लिए ना Fe+3 की आयरन है, ठीक है ना, Fe+3, ये जरूरी है इस कॉम्प्लेक्स फोर के लिए, Fe+3, ठीक है ना। अब ये Fe+3 का होना जरूरी है इस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के लिए। अगर ये नहीं है, तो ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज काम नहीं करता है। जब ये काम नहीं करता है, आपका ये ATP नहीं बनती है, ATP नहीं बनती है, आपका सेल मर जाते हैं, और आप भी मर जाते हो, ठीक है ना। तो Fe+3 का होना जरूरी है इस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के लिए। साइनाइड पॉइजनिंग आप लोगों ने सुना होगा। पॉइजनिंग की दुनिया में साइनाइड एक खतरनाक पॉइजन है, ठीक है। तो जो साइनाइड जो जहर है, ये जहर की दुनिया में सबसे खतरनाक जहर साइनाइड है। कोई पूछे आप लोगों से, तो साइनाइड सबसे खतरनाक है। साइनाइड का काम करता है, वो ये काम करता है कि ये आके इस कॉम्प्लेक्स फोर को इनको इनहिबिट कर देता है। बेसिकली साइनाइड काम करता किस तरह इसको इनहिबिट कर देता है। हमने जैसे पढ़ा कि इस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को Fe+3 का होना जरूरी है। अगर Fe+3 है तो ये काम करेगा, अगर ये नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। अब साइनाइड इतना हरामी है, वो आके इस Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट कर देते हैं।
अब ये Fa+2 में कन्वर्ट हो गया। अब Fa+2 में जब कन्वर्ट हो जाता है ना, तो फिर ये काम छोड़ लेता है। जब ये काम छोड़ लेता है, आपकी एटीपी नहीं बनती है। आपकी एटीपी नहीं बनती है, आपके ब्रेन के लिए एटीपी ज़रूरी है, आपके आरबीसी के लिए एटीपी ज़रूरी है। अगर एटीपी नहीं है तो बंदा मर सकता है, बंदा मर जाता है। इसी वजह से जो साइनाइड है ना, ये ऑन द स्पॉट बंदे को मार देता है, मर जाता है। और ये जो साइनाइड है ना, ये इसकी जो है ना, वो एक गैस के शक्ल में भी आते हैं। इस पे साइंसदानों ने बड़ा काम किया है, थ्योरीज है। अब पता नहीं कि सच है कि, लेकिन थ्योरीज है ये, ठीक है। वो कहते हैं कि जो साइनाइड है ना, साइनाइड एक, इस पे जो साइंटिस्ट ने काम किया है, वो कहते हैं कि इसको हमने, क्योंकि जब आप इनहेल कर देते हो ना, तो आपको लिखने भी नहीं देता, वो ऑन द स्पॉट भी मर जाते हो। तो किसी ने मतलब इसको इनहेल किया था, तो वो लिख रहा था कि ये जो है ना, क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये साल्ट है या स्वीट है, किस तरह है, ताकि हमें पता चले कि ये साइनाइड किस तरह है। तो अभी तक किसी को पता नहीं चला है कि ये साल्टी है या स्वीट है, क्योंकि जिसने भी इस पे एक्सपेरिमेंट किया ना, वो तो मर गया, लेकिन जब वो लिखते लिखते ही मर गया है। क्योंकि वो लिखते थे एस, उन लोगों ने लिखा है सिर्फ एस। अब एस से तो स्वीट भी हो सकता है और साल्टी भी हो सकता है, और बंदा मर जाता है। यानी इसको कहने का मकसद ये है कि ये साइनाइड पॉइजनिंग बंदे को टाइम नहीं देता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से बंदा मर जाता। हाँ, इसके अलावा एक 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 चीचनिया का एक बंदा था, रशिया के खिलाफ लड़ रहा था, और रशियन ने फिर इन लोगों को जो है ना, उस खत में डाल के ये गैस जो है ना, और उसको भेजा था, और इसी वजह से उसको मारा था, वो मर गया था। वो बेसिकली वो खत खाली था, लेकिन उसमें ये साइनाइड पॉइजनिंग था। वो जिस तरह उसने खोला है, वो गैस अंदर से ले गई है, और ये तो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये बंद हो जाता है। एटीपी होती ही नहीं है। एटीपी आपके ब्रेन के लिए, चाहे आरबीसी के लिए, चाहे आपके हर सेल के लिए, चाहे और स्पेशली ब्रेन के लिए तो बहुत जरूरी है, और आरबीसी के लिए तो एटीपी तो नहीं है, तो बंदा जो है ना, वो ऑन द स्पॉट मर जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इसी तरीके से वो चीजें थे। इसके अलावा जो है ना, अब आप लोगों ने मतलब, अगर फॉर एग्जांपल किसी को ये साइनाइड पॉइजनिंग हो जाए, वैसे थ्योरी है ये कि आप इनको जो है ना, इसको आप थायोसल्फेट दे दो। अब थायोसल्फेट दे दो तो जो साइनाइड पॉइजनिंग है ना, वो आके थायोसल्फेट से वो सल्फेट निकल जाता है, और ये साइनाइड बाइंड हो जाता है। तो कहते हैं कि बंदा नहीं मर सकता है, लेकिन ये तो इतना टाइम नहीं देता है, लेकिन ये खैर थ्योरी में है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा वो कहते हैं कि हमारे पास जो है ये भी देते हैं, क्या नाम है इसका, मेथाकोबाल भी देते हैं, मेथोकोबालामिन जिसको बोलते हैं, वो भी हम दे देते हैं इस पॉइजनिंग के लिए। तो वो क्या काम कर देता है कि इसको को जो है ना, उसको पकड़ लेता है और बाहर फेंक देता है, अपने साथ बाइंड कर देता है। वो फिर यहाँ पे नहीं आता है, ये साइटोक्रोम सी के पास नहीं आ जाता है, इन Fe+3 को Fe+2 में नहीं कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो ये एक वो चीजें को हम किस तरह से उनको कंट्रोल करें। लेकिन साइनाइड इतना टाइम होता है, उनको मर देते हैं। तनवीर अपना स्पीकर या बंद कर दे, और या जो है ना, शोर ना करे। तो ये चीजें हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये अपने साइनाइड के बारे में ये आप लोगों ने कहा, ये चीजें याद रखनी है, कौन सा कम्प्लेक्स बंद कर देता है, क्या चीजें हम दे सकते हैं अगर साइनाइड की पॉइजनिंग एक बंदे को हो जाए। तो हम थायरोसल्फेट भी देते हैं, मेथोकोबालामिन भी दे देते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और चीज भी दे देते हैं, इसका नाम है, वो आप लोगों ने मुझे कल बताना है कि साइनाइड पॉइजनिंग के लिए एक और चीज भी हम दे देते हैं, ठीक है। तो ये कल आप लोगों का होमवर्क हो गया, वो चीज आप लोगों ने बताना है। इसके अलावा जो है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO, ये भी आके इस कम्प्लेक्स 4 को जो है ना, इनहिबिट कर देता है, ठीक है ना। ये काम नहीं करेगा, एटीपी नहीं बनेगा, और इसी वजह से ये जो लोग घरों पे जो है ना, सर्दी के टाइम में वो घर के अंदर, रूम के अंदर जो है ना, वो आग जला देते हैं, सुबह होती है ना, तो या तो वो मर जाते हैं, लेकिन वो बेहोश पड़ा होता रहता है। वो इसी वजह से, वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से वो आके इसको बंद कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाए या साइनाइड की पॉइजनिंग हो जाए, बंदा बेहोश हो जाता है, किस तरह होता है, ये आप लोगों को पता। एक है हमारे पास एंटीबायोटिक है, ओलिगोमाइसिन है। ये आके हमारे पास ये जो एटीपी सिंथेज है ना, इनको इनहिबिट कर देता है। एटीपी बनती नहीं है, वैसे ओलिगोमाइसिन की एक साइड इफेक्ट है। ये आगे हम एंटीबायोटिक में करेंगे, वहां पे मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है।
तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कुछ खास मखसूस बातें थी। ये देखें, इसी तरीके से बंदा जो है ना मर जाता है। ये साइनाइड पॉइजनिंग। और ये जो है ना साइन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की, हेडेक, नाजिया, डिजीनेस, ब्रेथलेसनेस, कोलैप्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। बंदा जो है ना वो अपनी कॉन्शियस को जो है ना वो लॉस कर देता है और गिर जाता है। तो ये अहम बातें थी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।